we are talking about the limitation of Octet's rule. Octet's rules के क्या limitations हैं? तो हमने जो पीरियोडिक टेबल जो हमने न्यूलैंड्स का जो लॉ पढ़ा था, न्यूलैंड्स की जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें ये था कि नोट्स ऑफ म्यूजिक यहाँ पे लिखे हुए थे, which is रे, का, मा, पा, धा, नी एंड सा। तो जिस तरीके से फर्स्ट और एट्थ नोट्स में म्यूजिक का जो फर्स्ट और एट्थ नोट है उसमें सिमिलरिटी है, वैसे ही अगर हम किसी भी एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज करते हैं तो क्या होता है, उनके फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें सिमिलरिटी शो होती है। तो उसने उस टाइम जब न्यूलैंड ने अपना ये क्लासिफिकेशन किया था, उस टाइम सबसे लाइटर एलिमेंट था हाइड्रोजन। देन हीलियम की उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी क्योंकि नोबल गैस वाज नॉट फाउंड इन दैट टाइम। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, नियोन नहीं था उस टाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद ऑर्गन नहीं था, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट एंड निकल, कॉपर, जिंक। तो इस तरीके से उसने क्लासिफिकेशन दिया। तो उसकी क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस क्या थी? जो लिमिटेशंस थी उसकी जो लिमिटेशंस सबसे फर्स्ट जो लिमिटेशन थी उसकी ये थी कि इसने जो क्लासिफिकेशन दिया वो केवल एप्लीकेबल था अप टू कैल्शियम, यानी कि ओनली लाइटर मॉलिक्यूल्स के लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही ये वाला जो लॉज था, न्यूलैंड्स लॉ था, वो एप्लीकेबल हो पाया। जो हायर एटॉमिक मास वाले जो मॉलिक्यूल जो एटम्स थे उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया। जैसे सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम और क्रोमियम का। ये एल्यूमिनियम और क्रोमियम, अगर हम देखें, अगर एल्यूमिनियम को फर्स्ट एटम कंसीडर करते हैं देन एट एटम इज क्रोमियम, तो सिमिलरिटी होनी चाहिए प्रॉपर्टीज में एल्यूमिनियम और क्रोमियम के, क्योंकि उसने न्यूलैंड ने यही कहा था कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट है सेम सिमिलर प्रॉपर्टी। तो एल्यूमिनियम और क्रोमियम दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, बट एल्यूमिनियम और क्रोमियम दोनों की प्रॉपर्टी में काफी डिफरेंस आता है। तो इसीलिए बट अगर हम कैल्शियम तक अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम तक ये वाला जो न्यूलैंड ने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया वो वैलिड है, बट अप टू कैल्शियम इट्स नॉट वैलिड। तो इसकी जो फर्स्ट लिमिटेशन हो जाएगी वो यही होगी कि जो इसने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था वो क्लासिफिकेशन this classification was found to be applicable only up to calcium. So we can write that the law of octaves was found to be applicable only up to कैल्शियम। कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट आए उन पर ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया। इसकी जो सेकंड लिमिटेशन ये थी कि इसने हाइड्रोजन को हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन की पोजीशन, दिस इज हाइड्रोजन को उसने फ्लोरीन और क्लोरीन के ग्रुप में रखा। हाइड्रोजन के नीचे है फ्लोरीन और फ्लोरीन के नीचे है क्लोरीन। बट हमें पता है कि हाइड्रोजन हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म प्रोटॉन, यानी कि हाइड्रोजन की ये टेंडेंसी होती है कि वो प्रोटॉन मींस H+ का फॉर्मेशन करता है। जबकि अगर हम हेलोजन्स की बात करते हैं तो हेलोजन दैट मीन्स फ्लोरीन और क्लोरीन, इट दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म फ्लोराइड मीन्स H- और क्लोराइड दैट इज HCl-। तो हम हाइड्रोजन को कैसे फ्लोरीन और क्लोरीन के ग्रुप में रख सकते हैं? इसके अलावा अगर हम सोडियम पोटेशियम वाले ग्रुप की बात करते हैं तो सोडियम हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म Na+,
इसी तरीके से जो अदर जो इसके साथ रखा हुआ है वो है पोटेशियम, दैट इज K प्लस। तो पोटेशियम ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म K प्लस। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं लिथियम की, देन लिथियम ऑल्सो हैव द सेम प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन ऑल्सो हैव द टू फॉर्म H प्लस। तो अगर हम हाइड्रोजन को सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इस वाले ग्रुप में क्यों नहीं शिफ्ट करें, क्योंकि इसकी भी वही प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की भी वही प्रॉपर्टी है जो कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम की है। तो हमें हाइड्रोजन को सोडियम के, पोटेशियम और लिथियम वाले ग्रुप में शिफ्ट करना चाहिए था। हम क्यों इसको फ्लोरीन और क्लोरीन के ग्रुप में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो इसकी सेकंड लिमिटेशन थी वो यही थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि इसने जो हाइड्रोजन की पोजीशन दी थी वो सही नहीं थी। तो हमारा जो सेकंड लिमिटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो सही नहीं थी। इसके बाद अगर हम इसकी थर्ड लिमिटेशंस की बात करते हैं, इसकी थर्ड लिमिटेशन क्या थी कि इसने जो न्यूलैंड था, न्यूलैंड ने एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट्स रख दिए। ये देखिए, कॉपर और निकल। इसी तरीके से 2-3 बार और हुआ इसके साथ, कॉपर और निकल। इसी तरीके से उसने सीरियम और लैंथेनम इन दोनों एलिमेंट्स को भी एक साथ रखा। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक स्लॉट में दो एलिमेंट्स ही रख रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल कि एक स्लॉट में दो एलिमेंट्स आ जाए। एक स्लॉट में तो एक ही एलिमेंट आएगा, बट इसने एक स्लॉट में दो एलिमेंट्स रख दिए। तो इसकी एक लिमिटेशन ये भी हो गई। तो इसकी जो थर्ड लिमिटेशन थी वो ये थी, प्लेस्ड टू एलिमेंट्स in the same slot। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और लास्ट में जो इसका स्लॉट था उसमें रखा इसने कॉपर और निकल। तो कॉपर और निकल की जो प्रॉपर्टीज है दिस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज से कॉपर और निकल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। हाउ इज इट पॉसिबल कि हम कॉपर निकल को एक ही, कॉपर निकल और को क्लोरीन और फ्लोरीन के ग्रुप में रख सके। तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट इसने ऐसा किया। तो इसने ऐसा किया तो ये इसकी लिमिटेशन थी। तो इसकी अगली लिमिटेशन हो जाएगी, फोर्थ लिमिटेशन इज कोबाल्ट एंड निकल have properties quite different from fluorine, chlorine and bromine। तो ये इसकी एक लिमिटेशन। फिफ्थ इसकी लिमिटेशन थी कि इसने जो न्यूलैंड था, न्यूलैंड ने बस जब क्लासिफिकेशन दिया तो उसने यही सोचा कि जिस टाइम उसने क्लासिफिकेशन दिया था उस टाइम 56 एलिमेंट डिस्कवर थे। तो उसने ये सोचा कि आगे कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होंगे। तो उसने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया वो ओनली 56 एलिमेंट्स के लिए दिया। उसने जो फ्यूचर में प्रेडिक्ट होने वाले जो एलिमेंट है उसके बारे में उसने कुछ सोचा ही नहीं। देन व्हाट अबाउट द न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट। अगर हम कोई न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट होता है और सपोज कीजिए कि उसका जो मास होता है वो कैल्शियम और क्रोमियम के बीच में होता है, तो अगर मैं उसको कैल्शियम और क्रोमियम के बीच में सेट कर देती हूँ तो फिर सारी की सारी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो फर्स्ट टू एट्थ वाला वो जो सीक्वेंस है वो पूरा ही बिगड़ जाएगा। तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी कि जो न्यूलैंड था उसने कुछ नहीं बताया जो फ्यूचर में जो डिस्कवर होंगे, न्यू डिस्कवर एलिमेंट होंगे, उसके बारे में, उसको कहाँ पे प्लेस किया जाए इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो उसकी जो फिफ्थ लिमिटेशन होगी वो ये होगी, व्हाट अबाउट द न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट। तो इस सब के बारे में न्यूलैंड ने नहीं दिया। तो ये सब थी न्यूलैंड की लिमिटेशन। न्यूलैंड के बाद आए जो अगला क्लासिफिकेशन था वो दिया लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया 1869। इन्होंने लोथर मेयर ने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा की स्टडी की और उसके बेस पर इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। और इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक मास एंड देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक वैल्यूज।
फॉर अ नंबर ऑफ एलिमेंट। उस टाइम जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे तो उनके बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का था। दिस इज द ग्राफ विच इज गिवन बाय लोथरमैन। लोथरमैन ने एक ग्राफ दिया था विच इज बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। तो उसने जो ग्राफ दिया उसमें ये बताया कि इसमें जो जो इस ग्राफ के सबसे ऊपर हमें मिल रही है एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन मेटल क्या होती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो ये जो एल्कलाइन मेटल हमें मिल रही थी वो जस्ट जो हमें ग्राफ था ग्राफ के अपर साइड में मिल रही थी। तो अगर ग्राफ के अपर साइड में हमें जो भी मेटल मिल रहा है यानी कि वो है एल्कलाइन मेटल। तो उसने इस तरीके से क्लासिफिकेशन दिया कि उसके ग्राफ में उसे जो सबसे ऊपर मिल रहा था उसे दिया उसने एल्कलाइन मेटल। तो सबसे फर्स्ट जो उसका क्लासिफिकेशन था वो था एल्कलाइन मेटल, एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल्स में कौन कौन था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, जो कि हैविंग लार्जर एटॉमिक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द क्रिस्ट। सबसे ऊपर मिले थे वो थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। इसके अलावा अगर हम ग्राफ में वापस देखते हैं तो ग्राफ में हमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दैट इज वैनेडियम, फेरस, कोबाल्ट, कॉपर एक्सेट्रा, ये इनकी जो पोजीशन थी वो थी नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जो भी एलिमेंट मिले उनको हमने क्लासिफाई कर दिया ट्रांजिशन एलिमेंट में। तो जो हमारा जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन था ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वैनेडियम, फेरस, कोबाल्ट, कॉपर। इसी तरीके से जो हेलोजन्स थे, हेलोजन्स अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो हेलोजन की असेंडिंग पोजीशन थी, ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व बिफोर द इनर्ट गैसेस। तो जो हमारा अगला क्लासिफिकेशन होगा विच इज हेलोजन्स। तो हेलोजन्स में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इनकी जो पोजीशन थी ग्राफ में वो असेंडिंग ऑर्डर में थी, यानी कि बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ लास्ट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो पोजीशन थी वो थी मिड पॉइंट ऑफ डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। यानी कि जब हम इस ग्राफ को देख रहे हैं तो ग्राफ को देखने से हमें पता चल रहा है कि इसमें जो डिसेंडिंग पोर्शन जो आ रहा है वो डिसेंडिंग पोर्शन ऑक्यूपाई हो रहा है किससे? एल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन थी? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिल। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ लोथरमैन।